आज हम बिल्ड करने वाले हैं 45,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड, जो हमारे राजन भाई ने रिक्वेस्ट किया है। इनकी रिक्वेस्ट थी कि इन्हें एक कॉफ़ी लेग की बिल्ड चाहिए थी और उनको वो 1050 Ti के साथ में पैर चाहिए था, और इसके साथ ही साथ उनको एक SSD और एक अच्छा कैबिनेट भी चाहिए था इस बिल्ड में। तो आज हमने वही किया है। आज हमने कुछ ऐसी ही बिल्ड की है 45,000 रुपीज़ के आसपास में। सो वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ ऑल्ट। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो चलो फिर बिल्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हमारे CPU की, i3-8100। अब ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है अगर आप एक PC बिल्ड करना चाहते हो फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद 2017 में रीजन 2 भी लॉन्च होने वाला है। सो लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड और होप करते हैं मार्केट में ऐसा ही कंपटीशन बना रहे और हमको अच्छी प्राइस में अच्छे CPUs मिलते रहे। हाँ, तो अब बात करते हैं i3-8100 की। तो ये एक बिल्कुल ही न्यू जनरेशन का CPU है इंटेल की तरफ से। इसमें हमें 4 कोर मिलती है 4 थ्रेडिंग्स के साथ, और अगर हम इसकी बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो आपको इसमें 3.60 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ CPU है। 6 MB की आपको इसमें कैच भी मिल जाती है और 65 वोट तक इसकी TDP है, मतलब इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 65 वोट की है। और ये नॉन ओवरक्लॉकेबल है, मतलब आप इसको ओवरक्लॉक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अब ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं था, इंटेल ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था अपने i3 के प्रोसेसर्स में, मतलब प्रॉपर 4 कोर इंटेल ने इससे पहले कभी नहीं दी थी। अब ये बिल्कुल भी हुआ है रीजन के आने के बाद से। रीजन ने भाई पूरा मार्केट को हिला दिया था जब वो लॉन्च हुआ था। सो बेसिकली AMD ने इंटेल को मजबूर कर दिया अपने CPUs में कोर इंक्रीज करने को, क्योंकि इंटेल के पुराने जो CPUs थे, मतलब यानी कि i3, उसमें सिर्फ 2 कोर थी और वो प्रोडक्टिविटी में काफ़ी पीछे हो जा रही थी रीजन के मुकाबले पर। तो मजबूरी पड़ गई कि इंटेल को फिर अपनी न्यू जनरेशन में 2 कोर और एक्स्ट्रा ऐड करना ही पड़ा। लेकिन अभी फिर इंटेल लीड में है 8 जनरेशन के CPUs के साथ। रीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन लोगों ने लगभग हर एक CPUs बेंचमार्क में। वेट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन का, जब रीजन 2 आएगा तो देखेंगे क्या मार्केट में हमें क्या देखने मिलता है, क्या कंपटीशन चल रहा है। ऐसे कंपटीशन बना रहे तो अच्छी बात है, और कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखो तो ये 2 साल में जो प्रोग्रेस हुई है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। अब i3-8100 यहाँ इस वजह से अच्छा है क्योंकि अगर हम पुरानी जनरेशन देखें i5 की, जो i5-7400 है, तो ये बिल्कुल ही वैसा है स्पेक्स में, मतलब आपको पूरी की पूरी स्पेक्स सेम मिलती है। आप खुद कंपेयर कर सकते हो, इसकी हर एक चीज़ लगभग सेम वैसे ही है और इसकी जो बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो उससे ज़्यादा है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखो कि ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ मतलब कुछ हद तक ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, तभी तो लोग ओवरक्लॉकिंग भी करते हैं, बस गीगाहर्ट्ज़ बढ़ाते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो गीगाहर्ट्ज़ थोड़ा बहुत तो एक्चुअली मैटर करता है, बट वो अभी इधर इस केस में मैटर नहीं करता है, क्योंकि i5 और i3 का तो उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो अगर आप i5-8400 भी चूज़ करते हो तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने एक 90,000 रुपीज़ की बिल्ड भी की है अपने चैनल पे, जिसमें कि मैंने 1080 यूज़ किया हुआ है i5-8400 के साथ, जो कि बिल्कुल भी बॉटलनेक नहीं करेगा। अगर आप वो बिल्ड देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, वो 4K गेमिंग आसानी से कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्राइसिंग की। तो कोर्स भले से इंक्रीज़ हो गई हो, लेकिन प्राइस में हमें ज़्यादा कुछ चेंज देखने नहीं मिलता है। अब ये लगभग वही प्राइस में मिल रहा है जो हमें पुराने i3 जो प्राइस में मिल रहे थे। मतलब अभी हम इसकी प्राइस देखें तो आपको ये 9,450 रुपीज़ में मिल रहा है। आई थिंक जब i3-7100 आया था मार्केट में तो वो भी लगभग इसी प्राइस पॉइंट में आया था, वो 9,300 रुपीज़ में आया था अपने इंडिया में। तो 9,450 रुपीज़ काफ़ी अच्छी एक प्राइस है। तो अब बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। तो ये CPU एक्चुअली 1151 की सॉकेट का है, तो मतलब कि हमें मदरबोर्ड भी 1151 की सॉकेट का लगेगा। अब ये 1151 वही सॉकेट है जो इंटेल की 6 जनरेशन और 7 जनरेशन के CPUs के लिए थी। लेकिन इधर एक कैच है, अभी इधर कोई सस्ता मदरबोर्ड नहीं है जो करंटली 8 जनरेशन के CPU सपोर्ट करता है, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है Z370, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। और पुराने 6 जनरेशन और 7 जनरेशन के जो मदरबोर्ड्स हैं उनमें जो बायोस अपडेट अभी तक आया नहीं है, तो हम वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आया होता तो हम उसमें 8 जनरेशन का CPU लगा सकते थे, लेकिन फिलहाल उसमें कोई बायोस अपडेट नहीं आया है, तो वो भी कोई ऑप्शन नहीं बनता है। अभी जिनके पास भी 6 जनरेशन और 7 जनरेशन की बिल्ड है वो मिस आउट कर दे यार न्यू जनरेशन को। इंटेल क्या कर रही है यार। तो आते हैं अभी अपने मदरबोर्ड पर। तो जो आज हमने मदरबोर्ड चूज़ किया है वो है MSI का Z370A Pro। तो ये एक बहुत महंगा MB है मेरे हिसाब से, क्योंकि बेसिकली हमें चीप मदरबोर्ड लेना है इस बिल्ड में, लेकिन हम ले नहीं सकते।
अब अगर मैं आपको बोलूं कि Z370 बेस्ट चिपसेट है फिलहाल के टाइम पे 1151 की सॉकेट के लिए, तो उसमें सारे वैसे फीचर्स भी हमें मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कुछ स्पेक्स की। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें रैम्स की। तो हमें इसमें 4 रैम स्लॉट्स मिलते हैं, DDR4 के हैं जो कि, और ये सारे रैम्स 4000 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। इंडिया में शायद से आपको 4000 मेगाहर्ट्ज के रैम देखने भी ना मिले, और ये 64 GB तक मैक्स रैम सपोर्ट करते हैं, मतलब कि एक सिंगल स्लॉट में आप 16 GB मैक्स रैम लगा सकते हो। इसमें आपको 2 PCI X16 के स्लॉट मिल जाते हैं और मल्टी GPU सपोर्ट करता है। 4 PCI के स्लॉट मिल जाते हैं और 6 SATA के पोर्ट्स भी देखने मिल जाते हैं। इसमें एक हमें M.2 का स्लॉट भी मिल जाता है। अगर इसमें M.2 का स्लॉट नहीं होता तो मैं मदरबोर्ड नहीं लेता, लेकिन इतना महंगा है तो मिनिमम हमें M.2 तो चाहिए ही थी इस मदरबोर्ड में। लेकिन इधर एक कैच है कि अगर आप जो M.2 यूज़ कर रहे हो, अगर आप तो आपकी जो एक SATA पोर्ट है, मतलब हमारे पास 6 SATA पोर्ट है, तो उसमें से एक डिसेबल हो जाएगी अगर आप एक M.2 अपने PC में लगाए हो तो फिर बात करते हैं बैक आईओ की। तो बैक आईओ में सबसे पहले तो हमें एक PS2 का पोर्ट मिल जाता है, 4 USB 3.1 Gen 1 के पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक्चुअली इनको Gen 2 के पोर्ट देने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने अभी दिया नहीं है, तो MSI क्या कर रहे हो यार। उसके बाद हमें एक VGA का पोर्ट मिल जाता है, DVI का पोर्ट मिल जाता है और डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, जो कि तीनों ही डिस्प्ले के लिए होते हैं। इसमें हमें एक LAN का पोर्ट मिल जाता है जो कि RJ45 का पोर्ट है। इसमें 2 USB 2.0 के पोर्ट्स भी मिल जाते हैं और 6 ऑडियो के जैक्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो मेरे हिसाब से ये आपके बहुत काम में आ सकता है। अब इस मदरबोर्ड में USB बहुत कम है मेरे हिसाब से, 6 USB एक्चुअली यूज़ में तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन फिर भी मुझे कम लगती यार। इतना ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहा हूँ मैं, 10,000 रुपया, मैं उनसे 8 USB तो प्रीफर करता हूँ 10,000 रुपीज़ में। अब इस मदरबोर्ड में 2017 का मेन स्पेशल चीज़ तो नहीं है, यानी कि 2017 की सबसे फेमस चीज़ क्या थी, RGB। तो ये मदरबोर्ड एक्चुअली RGB वाला नहीं है, तो आप इसमें RGB वाले कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते हो। कम ऑन MSI यार, RGB तो डाल ही सकते थे यार तुम लोग इस मदरबोर्ड में। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस पर, जिसकी वजह से बहुत लोग रीजन बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो इसकी जो प्राइस है 10,900 रुपीज़ की है, तो ये बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अब इसमें जो चिप लगी हुई है बेसिकली उसी की वजह से महंगा है, और हमें कोई सस्ती चिप का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब ये जो Z370 चिपसेट है, तो इसमें जो सबसे सस्ता मदरबोर्ड था मैंने वही चूज किया है, फिर भी ये इतना एक्सपेंसिव है। तो अगर आप रीजन बिल्ड करते हो तो आप इधर कुछ पैसे शायद बचा सकते हो मदरबोर्ड पर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको मदरबोर्ड में, और एक अच्छे GPU पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आते हैं हमारे रैम्स पर। तो रैम्स के लिए हमने चूज़ किया है एवेक्सर का रैम। तो ये एक सिंगल स्टिक रैम है जो कि 8 GB की एक सिंगल स्टिक है। ये 2400 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है और ये रेड LED के साथ में आता है। अब 8 GB नहीं है बिल्ड में, तो कम से कम LED तो लगा ही सकते हैं यार हम लोग। तो वैसे आपको इसमें 3 कलर ऑप्शन मिलता है, मतलब कि ये एक्चुअली आप खरीदोगे तो आपको सिंगल कलर में मिलेगा। तो बेसिकली आपके पास ऑप्शन होते हैं खरीदने के टाइम पे कि आपको रेड में चाहिए, ब्लू में चाहिए या ग्रीन में चाहिए, तो आप उसमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हो। और जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो आपको ये 5230 रुपीज़ में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे GPU की। अब ये इधर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक बैलेंस बिल्ड बनाया है मैंने, तो GPU इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। दोनों इक्वली परफॉर्मेंस देने चाहिए इस बिल्ड में, तभी जाके एक बैलेंस बिल्ड बनेगी। अब मुझे मालूम है कुछ लोग बोले कि GPU अच्छा लेना चाहिए था, लेकिन बजट भी मैटर करता है और मेरे हिसाब से काफ़ी बैलेंस बिल्ड है। तो GPU के लिए हमने चूज़ किया है 1050 Ti, बट मैं 1060 लेना चाहता था। ऐसा नहीं कि मैं 1060 नहीं लेना चाहता था अपने बिल्ड में, लेकिन बजट होने के कारण हमें 1050 Ti चूज़ करना पड़ा इस बिल्ड के लिए। अब जो हमने 1050 Ti चूज़ किया है वो MSI का 1050 Ti है, जो कि GDDR5 का कार्ड है। इसमें हमें 4 GB का VRAM मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्यूचर में। अभी आप देखोगे अभी भी बहुत ज़्यादा गेम्स है जो 2 GB तो उनको मिनिमम चाहिए ही, तो ये कुछ टाइम में आप देखोगे कि आपको 4 GB बहुत फ़ायदा दे रहा है। जिनके पास भी 2 GB या 3 GB है वो बैकआउट करने लगेगा। जैसे अभी GTX का 1060 3 GB वाला वर्जन है, वो थोड़े टाइम में कुछ जगह आपको प्रॉब्लम देने लगेगा, लेकिन 4 GB का है तो आपको उससे ज़्यादा थोड़ा दिन तक चलेगा। मैं आपको ऐसे तो समझा नहीं सकता, प्रैक्टिकली करके बताना पड़ेगा। तो अब इसकी जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 1050 Ti की, वो इधर हमें मिलती है 1341 मेगाहर्ट्ज की। अब जो MSI वाला वर्जन हमने चूज़ किया है ये एक OC वर्जन है, तो मतलब कि इसकी जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी और मेमोरी क्लॉक फ्रीक्वेंसी, तीनों की चीज़ आपको OC मिलेगी। तो हमने बेसिकली OC वर्जन चूज़ किया है इस वजह से। तो जो इसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है ये 1341 मेगाहर्ट्ज की मिलती है। जो इसकी बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 1455 मेगाहर्ट्ज की मिलती है, और जो इसकी मेमोरी क्लॉक है वो हमें 7008 मेगाहर्ट्ज की मिलती है।
तो ये एक 128 बिट का कार्ड है जो कि काफ़ी ठीक ठाक मेरे हिसाब से कार्ड है। अगर हम इसके कूडा कॉस्ट की बात करते हैं तो आपको इसमें 768 कूडा कॉस्ट मिल जाते हैं। तो ये एक सिंगल फैन डिज़ाइन वाला GPU है जो कि लुक वाइज भी ठीक ठाक दिखता है। इस GPU में हमें HDMI, डिस्प्ले पोर्ट और DVI पोर्ट देखने मिल जाते हैं। अगर आप एक ऐसा डिस्प्ले यूज़ कर रहे हो जिसमें सिर्फ आपको VGA पोर्ट मिलता है सो बेसिकली और आउट ऑफ लक, बट इसका भी एक वर्क अराउंड है। बेसिकली आपको एक अलग कनेक्टर लेना होगा, जैसे मैंने अपने PC में किया है। मेरे पास भी एक ओल्ड मॉनिटर था तो मैंने कनेक्टर लिया, बस उसी के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 10,490 रुपीज़ का मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टोरेज की, तो उनको बेसिकली HDD और SSD दोनों चाहिए थी इस बिल्ड में। तो SSD के लिए हमने चूज़ किया हुआ है Zotac का 1020 GB का SSD। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 2,690 रुपीज़ का मिल जाएगा। और HDD के लिए हमने वही हमारी पुरानी वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू हार्ड डिस्क चूज़ की है जो कि 720 RPM की स्पीड पर रोटेट होती है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 3,250 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो दोनों ही मेरे हिसाब से काफ़ी ही अच्छे ऑप्शंस हैं। बेसिकली SSD और HDD में खाली रीड एंड राइट स्पीड बतानी होती है, बाकी उसके अलावा मैं आपको क्या बता सकता हूँ उसमें। तो हमारी जो स्टोरेज का टोटल हुआ है वो है 5,950 रुपीज़। तो अब आते हैं हमारे PSU पर। तो हमने PSU को जो है वो अमेजोन से लिया है क्योंकि AMD कंप्यूटर्स पे ये सेम PSU की प्राइस ज़्यादा थी। तो जो हमने इस बिल्ड के लिए PSU चूज़ किया है वो है सर्कल का रॉ पावर PSU। तो ये एक 500 वोट का PSU है और हमें इसके ऊपर एक 120 mm का फ़ैन भी देखने मिल जाता है। अब ये ब्रॉन्ज सर्टिफाइड या गोल्ड सर्टिफाइड या प्लेटिनियम सर्टिफाइड तो नहीं है, बट सर्कल एक रिलायबल कंपनी है और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप उन्हें देख सकते हो, एक बार बस चेक कर लो। अगर आपको कोई टेंशन है तो रिव्यूज़ वगैरह आप चेक कर सकते हो। ये 500 वोट का मिलता है हमें और मेरे हिसाब से 500 वोट इनफ हो जाना चाहिए इस बिल्ड के लिए। सो अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो आपको ये एक्चुअली 2,690 रुपीज़ का मिल जाएगा अमेजोन पर। तो अब ये सारे पार्ट्स को रैप अप करने के लिए हमने चूज़ किया है एंटेक का P8 कैबिनेट। अब ये केस पर्सनली मेरा फेवरेट केस है 5,000 के प्राइस रेंज में। दिस इज द बेस्ट केस यू कैन गेट फॉर द प्राइस। सो सबसे पहले तो ये एक टेम्पर्ड ग्लास वाला कैबिनेट है, मतलब इसका जो साइड पैनल है वो टेम्पर्ड ग्लास है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें हमें एक PSU श्राउड भी देखने मिलता है जिसमें कि आपको डिज़ाइंस वगैरह भी देखने मिल जाती है। पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास हेडफोन जैक है फ्रंट में और 2 USB 3.0 के पोर्ट्स भी हमें सामने की तरफ देखने मिल जाते हैं। इस केस का फ्रंट पैनल पूरा खुलता है तो आपको बिना कोई टेंशन के आप उसे भी निकाल सकते हो। केस के फ्रंट में हमें 3 फैन माउंट मिलते हैं जिसमें से 2 आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं और रेयर साइड पे एक फैन माउंट मिलता है और वो भी आपको प्री इंस्टॉल मिलता है। मतलब कि टोटल में हमारे पास इस केस में 3 फैन मिलते हैं और एक खाली स्लॉट मिलता है जिसमें कि आप एक एक्सटर्नल और फैन लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। और ये सारे फैंस आपको एलईडी के साथ में मिलता है जो कि वाइट कलर की है। टॉप में भी हमें जगह मिलती है जहाँ पर आप अपना रेडिएटर या और फैन लगा सकते हो कूलिंग करने के लिए, या अगर आप वाटर कूलिंग करना चाहते हो तो आप रेडिएटर जैसी चीज़ें लगा सकते हो। उस पर भी आपको डस्ट फिल्टर जैसी चीज़ें मिल जाती है जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ में आता है। तो बेसिकली केस बहुत अच्छा है। अब ये केस सारे फीचर्स के साथ में आता है जो कि आपको भारी भारी केस में देखने मिल सकते हैं। मतलब 10,000 तक की जो प्राइस रेंज के केस होते हैं वैसे सारे फीचर्स मिलते हैं इस केस में, और ये आपको 5,000 के अंदर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको बेसिकली 4,549 रुपीज़ का मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी एक डील है। लेकिन मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ अगर आपको एक गेमिंग PC बिल्ड करनी है तो आप केस पे ज़्यादा खर्चा करने से अच्छा आप एक GPU पर खर्चा करो। अब इतने टाइट बजट में 5,000 का केस मैं पर्सनली तो खुद नहीं चूज़ करूँगा, लेकिन सर्जन भाई की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें एक अच्छा कैबिनेट चाहिए इस बिल्ड में, तो मैंने सोचा यार मेरा फेवरेट कैबिनेट है 5,000 की प्राइस रेंज में, तो मुझे इसे डाल देना चाहिए इस बिल्ड में। और हाँ, अगर आप केस वगैरह पे चीप आउट करते हो, मतलब आप कोई सस्ता वाला चीप कैबिनेट यूज़ कर लेते हो तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। और अगर आप SSD भी निकाल लेते हो इस बिल्ड में से तो आप 1060 जैसा अच्छा ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो इस बिल्ड में। या हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम AMD की तरफ जा सकते हैं और एक Ryzen की बिल्ड भी कर सकते हैं। Ryzen 5 की बिल्ड भी आपको यही प्राइस पॉइंट में 1060 के साथ सेम प्राइस में आपको बन के मिल जाएगी। तो आपके ऊपर है कि आप क्या प्रीफर करते हो, और मेरे हिसाब से वो बिल्ड भी काफ़ी अच्छी होगी। तो अब करते हैं हमारी आज की बिल्ड का टोटल। तो हमारे CPU का हुआ है 9,450 रुपीज़, हमारे मदरबोर्ड का हुआ है 10,900 रुपीज़, हमारे रैम का हुआ है 5,230 रुपीज़, हमारे GPU का हुआ है 10,490 रुपीज़, हमारे SSD का हुआ है 2,690 रुपीज़, हमारे HDD का हुआ है 3,250 रुपीज़, मतलब हमारी टोटल स्टोरेज का हुआ है 5,950 रुपीज़, हमारे PSU का हुआ है 2,690 रुपीज़,
और हमारे कैबिनेट का हुआ है 4549 रुपीज़। तो हमारा टोटल हुआ है 49,259 रुपीज़। तो ये सच्ची बोलूँ तो बहुत ज़्यादा बाहर आ गए हम बजट से, पर अगर हम कैबिनेट चेंज कर ले और SSD निकाल ले तो लगभग हम वही प्राइस पर आ जाते हैं 45,000 के बजट वाली। तो बेसिकली आप सेम PC बिल्ड कर सकते हो उसी प्राइस में, आपको परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बूटअप टाइम स्लो हो जाएगा और आपका थोड़ा सा कैबिनेट इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना वो ये केस लगाने के बाद दिखेगा। अब बात करते हैं ये PC बिल्ड किन लोगों के लिए है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो मेरी तरह तो ये PC आप लोगों के लिए है। अब इससे अच्छा हम ऑप्शन डाल सकते थे इस बिल्ड में, लेकिन फिर आपका बजट आपको इंक्रीज करना पड़ता था। या तो अगर आप एक फ्यूचर अपग्रेडेबल PC ढूंढ रहे हो तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए भी एक ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें बहुत ज्यादा अपग्रेडिंग पाथ तो नहीं है, आप i7 तक के सारे 8 जनरेशन के CPUs लगा सकते हो और ये PC वीडियो एडिटिंग और गेमिंग दोनों में लगभग इक्वली अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। इन शॉर्ट ये PC बिल्ड बहुत ही वेल बैलेंस्ड PC बिल्ड है और ये काफी अच्छे अपग्रेडिंग पाथ के साथ में तो नहीं आता है, लेकिन कुछ हद तक आप अपग्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको इस बिल्ड को एक गेमिंग PC बिल्ड करना है तो आप इसका GPU अपग्रेड कर लो, और अगर आपको इसको एक वीडियो एडिटिंग PC में कन्वर्ट करना है तो आप इसका एक CPU अपग्रेड कर लो। लेकिन फिलहाल के टाइम पे तो मेरे हिसाब से काफी फ्लुएंट और एक वेल बैलेंस बिल्ड होगी अगर आप बिल्ड करते हो तो, और आपको फ्यूचर अपग्रेडिंग ऑप्शन भी मिल जाते हैं कुछ हद तक। मतलब वेल बैलेंस इस तरीके से कि ये वीडियो एडिटिंग भी अच्छी तरीके से कर सकता है और गेमिंग भी अच्छी तरीके से कर सकता है। अगर हम सिर्फ गेमिंग की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो फिर वो अलग ही चीज़ हो जाती है। दिखती बात है कि फिर हमें बजट भी इंक्रीज करना होगा। तो एंड में बात सिर्फ यहीं आके रुक जाती है कि एक्चुअली आप क्या प्रीफर करते हो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अच्छा GPU यानी अच्छी गेमिंग PC, अच्छा CPU यानी अच्छी वीडियो एडिटिंग PC, और दोनों ही लगभग ठीक ठाक चीज़ें, तो मतलब एक बैलेंस बिल्ड, तो ये बेसिकली वही चीज़ है। तो अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस वर्थ वॉचिंग है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। उससे क्या होगा कि मैं आपके सामने सिर्फ वर्चुअल बिल्स ही नहीं रियल बिल्स भी लाता रहूंगा। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए न्यू PC बिल्ड करने में तो आप मेरा पुराना एक वीडियो देख सकते हो जिसमें कि मैंने PC बिल्ड किया हुआ है। मैंने उसमें बताया है कि आपको कैसे PC बिल्ड करना है, तो आप उसे रेफर करके भी PC बिल्ड कर सकते हो। क्या पता आप कुछ नई चीज सीख जाओ उस वीडियो से। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक मार देना और एक बार सब्सक्राइब करके भी देख सकते हो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर मेरे वीडियो फ्यूचर में आपको अच्छे ना लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, अगर आपको अपना PC शोकेस करना है या आप अपना PC शोकेस करना चाहते हो मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस में, तो आप बस मेरी ID पर मुझे मेल कर दो, पूरी की पूरी आपकी इमेजेस भेज दो आपके PC की और आपके स्पेक्स के साथ में, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मतलब हम बेसिकली 3 PC को कंपेयर करेंगे एक वीडियो में। तो फटफट भेजो यार ताकि हम अच्छे वीडियोस बना सके। और हाँ, ये बेसिकली टेक्स्ट सोर्स का कॉपी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में चालू नहीं हो जाना टेक्स्ट सोर्स का कॉपी। मैं आपको सामने से बोल के बोल रहा हूँ कि मैं टेक्स्ट सोर्स के जैसा ही करना चाहता हूँ, कुछ मतलब वैसे ही सेटअप वॉर जैसा चालू करेंगे इंडिया में। अब मुझे पता है बहुत लोगों को पसंद है वो सीरीज, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैसा कुछ चालू करते हैं इंडिया में। क्या कहते हो आप लोग, बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में। तो आज का जो वीडियो के स्पॉन्सर है वो कोई नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी स्पॉन्सर नहीं देता है एंड इट डजंट मैटर्स। स्पॉन्सर मिले ना मिले वीडियोस तो चालू रहेंगे चैनल पर। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। योर बॉय ऑल्ट इज साइनिंग आउट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय।